खेती में कई तरह के रासायनिक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। यूरिया है, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और भी बहुत सारे उर्वरक होते हैं। और इन उर्वरकों की कीमत ज़्यादा होती है, जिस कारण से हमारी खेती का खर्चा बढ़ता है। अगर हम कुछ चीज़ों को अपनाएं, सही ढंग से हम उर्वरकों का प्रयोग करें, तो इसके खर्चे को हम कम कर सकते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम बिना उपज घटाए रासायनिक उर्वरकों का खर्चा कम कैसे करें, कैसे इनकी हम खपत कम करें और हमें अच्छा उत्पादन भी मिले, हमें लाभ भी हो और जो खर्चा हमारा इन उर्वरकों पे बढ़ रहा है वो कम हो। देखिए, पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हम उर्वरक जो हैं, ये रासायनिक फर्टिलाइजर जो हैं, केमिकल फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं। इनके डालने का एक ही उद्देश्य होता है कि पौधों को सही प्रकार से पोषक तत्व मिल सकें। हम जानते हैं कि हर फसल को, हर पौधे को 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। अगर कोई भी पोषक तत्व कम होता है तो अच्छी ग्रोथ नहीं होती, या ज्यादा हो जाए तो भी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो इन 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए उर्वरक दिए जाते हैं। मिट्टी में जब इनकी कमी होने लगती है तो हम ज्यादा उर्वरक डालते हैं। तो पहला प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादन क्षमता है, जो उसके पोषक तत्वों से उसके अंदर पोषक तत्व बने रहें। तो पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता या उत्पादकता या सॉइल फर्टिलिटी अच्छी हो। दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो फसल की आवश्यकता के अनुसार डालें, सही समय पर डालें, सही मात्रा में डालें। तो हमको दो प्रयास करने चाहिए। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का खर्चा कम कर सकते हैं, इसके मुख्यतः दो हम इसे भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है हमारी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जिसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, और दूसरा है हमारा उर्वरक प्रबंध। हम सही ढंग से फर्टिलाइजर को सही ढंग से प्रयोग करें। अब देखिए, किसी भी मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो उसमें कितना जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितना है, इस पर निर्भर करती है। बिना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए, उसके अंदर की जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाए, किसी भी मिट्टी की उर्वरकता नहीं बढ़ा सकते, उससे हम अधिक उत्पादन नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, कोई भी फसल हो, सबसे पहले हमें उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे मिट्टी में कम होता रहता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बढ़ाएं। देखिए, सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? गोबर की खाद प्रयोग करना, कंपोस्ट प्रयोग करना। जहां ये गोबर की खाद, कंपोस्ट नहीं है, वहां हमको हरी खाद लेनी चाहिए। तो हरी खाद दलहनी फसलों की ली जाती है। तो ये जहां पानी उपलब्ध है वहां हम हरी खाद ले सकते हैं। जहां गोबर की खाद है वहां गोबर देना चाहिए। जहां केचुए खाद है वहां केचुए की खाद देनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं। किसी भी प्रकार से हमको जैविक खाद अपने खेत में किसी न किसी रूप में प्रयोग करनी चाहिए। और हरी खाद एक ऐसा तरीका है जहां पानी उपलब्ध है वहां इसको हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए हमें जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैव उर्वरकों के बहुत लाभ होते हैं। नाइट्रोजन वाले होते हैं, फास्फोरस को सॉल्वलाइज करने वाले होते हैं, पोटेशियम को मोबिलाइज करने वाले होते हैं, माइक्रोराइजा होती है। तो जो भी हमें जैव उर्वरक मिले उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। इसे हम हर फसल में, हर सीजन में प्रयोग कर सकते हैं और इनका ज्यादा यूज करने पर कोई नुकसान नहीं होता, इनका लाभ ही होता है। तो जो भी आपको एजोटोबैक्टर मिले नाइट्रोजन वाला, या पीएसबी मिले, माइक्रोराइजा मिले, इसका प्रयोग करना चाहिए। इस पर मैं पहले काफी वीडियो बना चुका हूं। तो ये आप जैव उर्वरकों का जरूर प्रयोग करें ताकि हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे। इसके साथ साथ देखिए, जो हम फसल उगाते हैं, जो फसल अवशेष हैं, जो क्रॉप रेजिड्यू हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेशन कर दें, अपने खेत में ही मिला दें, मिट्टी में मिला दें। इससे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। जो भी पत्ती है, डंठल है, अपने खेत के अंदर मिलाएं। तो इस क्रॉप रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन जितना होगा, ऑर्गेनिक मैटर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट भी रिसाइकिल होगा। मिट्टी की नीचे की से जो उसने पोषक तत्व लिए हैं या जो हमने उर्वरकों के माध्यम से उसे पोषक तत्व दिए हैं, वो रिसाइकिल हो जाते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। बिना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बिना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए, जैविक खाद की मात्रा बढ़ाए, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाए, हम अपने खेत की उर्वरता, जिसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, उसको नहीं बढ़ा सकते। तो पहला प्रयास हमारा ऑर्गेनिक मैटर पे ही होना चाहिए। हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हो, कोई सी भी फार्मिंग कर रहे हो, हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए। इसके कई सारे तरीके होते हैं। आप
कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाएं। कुछ भी नहीं होता है तो जो हमारे फसल अवशेष हैं उसको जलाएं नहीं, उसको किसी ना किसी रूप में मिट्टी में दबाते रहें, क्योंकि अनाज देने के बाद बहुत अच्छी मात्रा में फसल अवशेष बचते हैं, इसको मिट्टी में जरूर मिलाएं। दूसरा देखिए है उर्वरक प्रबंध, हम किस तरह से फर्टिलाइजर को दे रहे हैं। अगर हमारा देने का तरीका गलत है या देने का समय गलत है तो उर्वरकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और जिससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली मात्रा हमारी डोज की है, मात्रा कितनी हम दे रहे हैं। अब देखिए हमारा, मैंने जैसे शुरू में बताया था, हमारा उद्देश्य क्या होता है, जो पौधे की आवश्यकता है पोषक तत्वों की जो मिट्टी से पूरी नहीं हो पा रही वो उर्वरकों के माध्यम से हम दे देते हैं। अगर मिट्टी में पर्याप्त एनपीके या दूसरे तत्व हैं तो हमें देने की आवश्यकता नहीं होती उर्वरक। तो उर्वरकों को देने का यही एकमात्र हम ये कह सकते हैं कि मंतव्य होता है कि जो आवश्यकता है पौधे की उसको हम पूरा कर सकें। अब ये आवश्यकता निर्भर करती है उस फसल की प्रजाति क्या है, मतलब उसकी वैरायटी क्या है, सीजन कौन सा है, हमारी मिट्टी कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, कितना ग्रोइंग सीजन है, उस मिट्टी की उत्पादन क्षमता कितनी है। बहुत सारे कारक होते हैं जो फर्टिलाइजर डोज को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस फसल को बो रहे हैं, वहां रिसर्च करके रिकमेंडेड डोज बताई जाती है, संस्तुत मात्रा बताई जाती है कि कितनी एनपीके चाहिए, कितना जिंक चाहिए, कितना आयरन चाहिए। तो देखिए जो मात्रा होनी चाहिए वो संस्तुत मात्रा होनी चाहिए, रिकमेंडेड डोज ही हमको डालनी चाहिए। इससे ज्यादा डालेंगे खेती का खर्चा बढ़ेगा, इससे कम डालेंगे तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उत्पादन हमारा कम रहेगा और घाटा होने की संभावना हो सकती है। तो मात्रा रिकमेंडेड डोज पे ही हमको डालनी चाहिए। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होती है। देखा देखी नहीं डालनी चाहिए, इसने 3 बैग यूरिया डाल दिया तो हम भी 3 बैग डाल दें, उसने 2 बैग डीएपी डाला है तो हम भी 2 बैग डीएपी डाल दें। ये गलत तरीका होता है। तरीका बिल्कुल सही यही होता है कि जो रिकमेंडेड डोज है उसके अनुसार ही हम डालें। दूसरा देखिए समय, समय क्या होना चाहिए। देखिए नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी हमारे उर्वरक हैं, चाहे फास्फोरस है, चाहे पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, सारे के सारे बुआई के समय हमें देना चाहिए, जिसे हम बेसल डोज बोलते हैं। तो बेसल होना चाहिए। और नाइट्रोजन जो है इसको 3 से 4 बार में डालना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, गैस बन के उड़ जाती है, पानी के साथ नीचे चली जाती है। तो नाइट्रोजन का जो उर्वरक है, मतलब यूरिया जो है, पूरी जो हमारी क्रॉप साइकिल लाइफ जो है उसकी, उसमें 3-4 बार दें, 25-25% करके 4 बार दे दें, 33-33% करके 3 बार दे दें, या 20-20% करके 5 बार दे दें। लेकिन ये जो मात्रा हम इसकी वेजिटेटिव स्टेज तक दें, मतलब कि इसकी जो प्रोडक्टिव स्टेज जो स्टार्ट हो रही है उससे पहले पहले हम दे दें, मतलब फ्लावरिंग से पहले फूल आने तक हम ये नाइट्रोजन दे देना चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आवश्यकता वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जब उसकी पत्तियां निकल रही हैं, टहनी निकल रही है, पत्तियां बड़ी हो रही हैं, लंबाई पकड़ रहा है पौधा, उस समय बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो जितनी भी हमें ये देनी है इसमें फूल आने से पहले पहले हमको, या फूल आने तक हमको दे देना चाहिए। जब सीड सेट हो जाता है तो उसके बाद नाइट्रोजन देने का कोई लाभ नहीं होता। अधिकांश किसान भाई बाली में जब सीड बन जाता है उसके बाद भी उर्वरक देते हैं, या भुट्टा निकल आता है उसके बाद भी फर्टिलाइजर देते हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं है, फसल उसको नहीं ले पाती है। तो ये आपको देना है वेजिटेटिव स्टेज पर फूल आने से पहले पहले। बाकी जितने भी उर्वरक हैं, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रेंट है, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रेंट है, चाहे वो सल्फर है, चाहे वो कैल्शियम है, वो हमको बुआई के समय देना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हम सही मात्रा सही समय पे देते नहीं है, फिर आगे चल के फसल में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, फिर हम उसका छिड़काव करते हैं, महंगे महंगे उर्वरक होते हैं, उस छिड़काव में हमारा खर्चा बढ़ता है और हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी समस्या ना आए इसलिए आप बुआई के समय ही दीजिए। तीसरा जो तरीका क्या होना चाहिए, देखिए ये उर्वरक किससे द्वारा लिए जाते हैं, जड़ों द्वारा लिए जाते हैं। बीज से जड़ निकलेगी तो हमारा उर्वरक कहां होना चाहिए, जड़ के पास होना चाहिए, मतलब बीज के पास होनी चाहिए। तो हमारी खाद कहां होनी चाहिए, बीज के पास, मतलब जड़ के पास हम ये कह सकते हैं। ये जड़ के पास उर्वरक हो, इसका मतलब जब आप उर्वरक दें तो बीज के साथ दें, थोड़ा सा बीज से नीचे दें, ऊपर खेत के ऊपर रह जाएगा, मिट्टी के ऊपर रह जाएगा, इसका असर कम होता है। तो जो खाद छिड़क करके देते हैं उसका असर कम आता है, जो नीचे दबा करके देते हैं बीज के साथ उसका असर ज्यादा आता है। तो अगर हम ये इस तरह के उपाय नहीं करते हैं तो हमें ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, उससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्यतः हमको 2 उपाय अपनाने हैं। पहला हमको करना है अपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है, जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाना है। दूसरा हमको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना है। जब तक हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट नहीं करेंगे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता रहेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, किस तरह से हम रासायनिक उर्वरकों के खर्चे को कम कर सकते हैं बिना उत्पादन कम किए। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।